नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि कई दिन से मैं इरेगुलर हूँ, यानी रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा। इसकी एक वजह ये है कि यहाँ मैं लंदन में हूँ, तो लंदन का और भारत का जो टाइम है, उसमें थोड़ा गैप है। और जब भारत के अंदर दिन होता है, तो यहाँ रात होती है, यानी कई घंटे का गैप है, तो उस हिसाब से थोड़ा रेगुलरिटी नहीं बन पा रही। तो कोशिश करता हूँ मैं अब रात को वीडियो बनाने लग रहा हूँ ताकि सवेरे का शेड्यूल किया जा सके, तो कोशिश करूँगा आगे से रेगुलर डालने की। खैर दोस्तों, तो अब चलिए अब बात करते हैं आज के मुद्दे के ऊपर। तो आज का मुद्दा दोस्तों ये है कि कल हमारे देश के जो 53वें सीजेआई हैं, उन्होंने शपथ ली है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद के ऊपर। अब ये जो सूर्यकांत जी, उनका नाम है सूर्यकांत जी। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो शपथ ली है, उससे हरियाणा वासियों में एक खुशी की बात है, क्यों? क्योंकि वो हरियाणा से संबंध रखते हैं और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये हरियाणा के लिए तो गर्व की बात है ये, और वो चीफ जस्टिस बने हैं, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के बने हैं, तो वो निष्पक्ष भी रहेंगे और निष्पक्ष रह के भी काम करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जैसा उनका रिकॉर्ड रहा है, उस हिसाब से वो निष्पक्ष रहेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरा फिर ये है कि हरियाणा वाले मानते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हरियाणा के लिए कि वो हरियाणा का कोई जज है, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज बना। तो मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि मेरे हिसाब से सीजेआई बनना उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, जितनी उपलब्धि है उनका विवाहित होना। जी हाँ, इसमें हैरानी की बात नहीं है, आप सोचते होंगे कि विवाहित होना कौन-सी उपलब्धि है, तो सभी की मैरिज होती है। लेकिन दोस्तों, इसका कारण भी मैं बताऊँगा, क्योंकि उनके जो बयान है उसके आधार पर यही कहना उचित है कि उपलब्धि उनकी सीजेआई बनना नहीं, विवाहित होना है। खैर चलिए, उस बयान की मैं आगे चर्चा करूँगा। खैर दोस्तों, तो दोस्तों मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी है, वो निष्पक्ष होकर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आज तक का जो उनका रिकॉर्ड रहा है, वो दागदार रहा है और उनके खिलाफ कंप्लेंट भी आई है। तो कैसी कंप्लेंट आई है, मैं बताता हूँ कि सूर्यकांत जी, पहली बात तो ये है कि 2004 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने थे। उसके बाद 2018 में कॉलेजियम सिस्टम है इंडिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर, तो उनके नाम की सिफ़ारिश कॉलेजियम के बेस पे की थी हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस के रूप में। तो जब उनको चीफ जस्टिस बनाने की सिफ़ारिश की गई, तो एक जस्टिस ए.के. गोयल जी हुआ करते, उन्होंने उनका सारा कच्चा चिट्ठा लिख के ना कि वो कितने करप्ट आदमी है और कैसे-कैसे उन्होंने भ्रष्टाचार किया और कैसे उन्होंने पैसे बनाए, बेशुमार पैसे बनाए, और उन्होंने कंप्लेंट भेजी सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसे आदमी को चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहिए। तो जस्टिस ए.के. गोयल जी थे, उन्होंने बताया कि 2012 से लेके 2018 तक इन्हीं सूर्यकांत जी ने, जब ये जज थे, तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों से, बिल्डरों से बहुत ज़्यादा पैसे लिए, और जो झगड़े की ज़मीन हुआ करती, दूसरी ज़मीन हुआ करती, उसकी रजिस्ट्री ली और बिल्डरों से उन्होंने पैसे कमाए और बेतहाशा पैसे कमाए। ये उन्होंने लिखित में बयान दिया था जस्टिस ए.के. गोयल जी ने जस्टिस सूर्यकांत जी के खिलाफ। और फिर उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, इन्होंने जो नशा ये ड्रग डीलर है, ड्रग डीलर से भी ऐसे-ऐसे लोगों की ज़मानत दी पैसे लेके ना, जिनकी ज़मानत नहीं बनती थी एनडीपीसी एक्ट के तहत। यानी जो ड्रग डीलर हुआ करते, उन्होंने इनको पैसे दिए और फटाफट ज़मानत की, और उन्होंने बहुत पैसे कमाए, ऐसा आरोप लगाया जस्टिस ए.के. गोयल जी ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने जो हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायिक नियुक्तियाँ थी, यानी जो नौकरी किया करती, वो पैसे लेके लगाई। खुल के पैसे लिए उनसे, पैसे रिश्वत के बदले में उनको नौकरी लगाई, और वो बहुत से आदमियों से इन्होंने पैसे लिए, और इनका जो पैसों का हिसाब-किताब है, या जो इनकी कमाई है, जो इनकी प्रॉपर्टी है, उसकी जाँच होनी चाहिए, और ये एक भ्रष्ट आदमी है। ऐसा जस्टिस ए.के. गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख के भेजा था कि ऐसे आदमी को हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये कॉलेजियम सिस्टम है ना, ये ऐसा सिस्टम है कि इसमें, चलिए इसके बारे में तो मैं अगले वीडियो में बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसी कॉलेजियम सिस्टम को मोदी जी ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन इसक को जो अपने ये जो बी.आर. गवई थे, इनकी उसमें काफ़ी फैसले जो उनको पलटते रहे, उसमें से एक ये ये फैसला भी था
हालाँकि ये बी आर गवई ने नहीं, कोई और दूसरे वो थे, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये फैसला पलटा था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो रहेगा ही रहेगा और इसमें सरकार की नियुक्ति नहीं होगी, सरकार के कहने से, लेकिन वो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं कॉलेजियम के ऊपर एक अगला वीडियो बनाऊँगा, जो कि वास्तव में सुनने लायक है और उसमें ये पता चलता है कि जुडिशरी के अंदर किस हद तक भ्रष्टाचार जमा हुआ है, आया हुआ है। ख़ैर चलिए दोस्तों, तो वो जब उनके ये चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी थे, इनके खिलाफ जो शिकायत आई तो उसमें इनके मित्र भाग थे, ये जो बी आर गवई जो अब रिटायर होकर गए हैं 2 दिन पहले, ये जस्टिस सूर्यकांत जी के मित्र हुआ करते। तो उन्होंने उस जाँच के अंदर जो बी आर गवई जी भी थे, तो उन्होंने उस शिकायत की जाँच करना तो दूर, उनके ऊपर कोई एक्शन लेना तो दूर, जाँच भी नहीं की उन्होंने और इनको सीधा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का 2019 में चीफ जस्टिस बना दिया और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो भी आरोप थे, उनके ऊपर आँखें मीच ली और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उनके खिलाफ एक वो दिया था कि इस तरह का मामला नहीं बनता, उसका भ्रष्टाचार का आरोप नहीं बनता। लेकिन उन्होंने जो सबूत दिए थे, वो तथ्यों के आधार पर दिए थे, सबूतों के आधार पर कंप्लेंट की थी। तो उन्होंने एक-एक सबूत ये लिख के दिया था कि इन्होंने इतने पैसे वहाँ कमाए, इतने पैसे वहाँ कमाए और ये एक भ्रष्ट आदमी है। इनके ऊपर आरोप लगाया था जस्टिस ए के गोयल जी ने। ख़ैर दोस्तों, अब जब ये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद भी जो इनके फैसले थे ना, वो वास्तव में कमाल के हुआ करते। और एक फैसला तो आपको याद होगा, एक नुपुर शर्मा केस था, उसमें उन्होंने कोई टिप्पणी कर दी थी और अपना ये हिंदुस्तान का ये शांति प्रिय समुदाय है, उन्होंने उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा शिकायत कर दी, पूरे देश में बवाल हुआ था। और उस बवा हालाँकि वो कहीं पर भी गलत नहीं दी थी, लेकिन पार्टी ने, यानी हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन वो निर्दोष थी। लेकिन शांति प्रिय समुदाय के दबाव में आके न उनको पार्टी से निकाला गया और पूरे देश में नुपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत हुई। तो नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दी कि जितने भी मेरे खिलाफ केस है, वो एक ही जगह दिल्ली में ट्रांसफ़र किए जाएँ। और वो जो खंडपीठ थी ना, वो इन्हीं जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पादरीवाला जी की थी, जस्टिस जेपी पादरीवाला। तो उसमें जब सूर्यकांत जी के सामने उनकी एप्लीकेशन आई, तो न सिर्फ उन्होंने नुपुर शर्मा को हड़काया, बल्कि ये कहा कि तुम्हारी लंबी ज़ुबान ने देश के अंदर आग लगा दी, तुम्हें शांतिप्रिय समुदाय से माफ़ी माँगनी चाहिए, जबकि उनका इसमें किसी भी तरह का कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों शांतिप्रिय समुदाय से इनको ज़्यादा मोहब्बत है या महिलाओं से इनको ज़्यादा नफ़रत है या क्या है, ये समझ में नहीं आया कि नुपुर शर्मा को इन्होंने कैसे कह दिया। हालाँकि जब पूरे देश में बवाल मचा, तो इन्होंने माफ़ी भी माँगी उस चीज़ के लिए। ख़ैर दोस्तों, फिर इसके बाद जो आजकल दहेज प्रथा का चला हुआ है कि दहेज के नाम से पुरुषों को, उनके रिश्तेदारों को उनको तंग किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो उस मामले में भी जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा था, नहीं, कोई तंग नहीं किया जाता और वास्तव में जो दहेज की समस्या है, औरतों को दहेज के कारण प्रताड़ित होना पड़ता है और दहेज का ये जो पुरुषों को नाम लिखवाए जाते हैं, वो बंद नहीं होंगे, ऐसे ही नाम लिखवाए जाएँगे। यानी उन्होंने जो मिसयूज़ हो रहा था दहेज प्रथा का, उसको भी समर्थन किया। कहने का तात्पर्य ये है। ख़ैर दोस्तों, इसके अलावा जो सूर्यकांत जी हैं ना, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं रहे हैं और सोशल मीडिया वाले, जो भी यूट्यूब वाले, फ़ेसबुक वाले या दूसरे जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो ऐसे हड़काते हैं उनको। एक बार अगर इनको दिखाई दे जाए, कोई सोशल मीडिया ने थोड़ा-सा भी कुछ कहा है, तो उनको ऐसे हड़काते हैं कि इनके चलते तो हर एक सोशल मीडिया वाले जितने भी हैं, उनको ये जेल में डाल देते हैं आज तक। लेकिन ये नहीं डाल पाए, क्यों? लेकिन फिर भी जब भी इनको मौका मिलता है, सोशल मीडिया वालों को ये लपेटते रहते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इनका कोई भी विश्वास नहीं है किसी तरह का। और ऐसे कई मामले हैं, रणबीर अलाहाबादिया भी है या और किस तरह के जो इन्फ्लुएंसर, इन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे ऐसा ही लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है। खैर चलिए दोस्तों, लेकिन अब मेन बात आती है दोस्तों, वो कि मैंने ये कहा था कि इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो सीजीआई बनना नहीं। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि सीजीआई तो आजकल बन ही जाते हैं। अब ये 2004 में जज बने थे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में, 21 साल में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन गए। हालाँकि कितने कैसे वकील हैं, कितने कैसे जज हैं, वकील तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नहीं बन पाते सारे तो, और जो जज है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे नहीं निकल पाते। लेकिन ये सिर्फ़ 20 साल में, 21 साल में इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए सुप्रीम कोर्ट के।
खैर चलिए दोस्तों, अपने देश में सब कुछ होता है। यहाँ पर जो अनपढ़ आदमी है वो शिक्षा मंत्री बन जाता है, जो गुंडे बदमाश होते हैं वो कानून मंत्री बन जाते हैं, जो तड़ीपार होते हैं वो होम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो इस देश की अलग ही प्रथा है दोस्तों, इस देश के बारे में नहीं कहा जा सकता कि क्या हो जाए और कब हो जाए। लेकिन खैर अब उस बात के ऊपर आते हैं कि मैंने ये कहा था कि इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है विवाहित होना। और वो मैंने क्यों कहा था कि इन्होंने अभी 16 अक्टूबर 2025 को दिल्ली लायर एसोसिएशन की कोई मीटिंग, उसमें ये कहा था कि जो ये विवाह है ना, ये महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है, उनको अपने अधीन रखने के लिए किया जाता है, उनको अपने नियंत्रण में और उनको कमज़ोर करने के लिए विवाह किया जाता है। अगर ऐसी बात है तो सूर्यकांत जी को ये बताना चाहिए कि क्या उन्होंने जो विवाह किया है, क्या वो भी महिला को प्रताड़ित करने के लिए किया है? क्या उन्होंने अपनी मिसेज़ को प्रताड़ित करने के लिए विवाह किया है? और अगर प्रताड़ित करने के लिए विवाह किया है तो वो आज तक वो शादीशुदा है, तो ये तो वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब उनकी नज़र में विवाह प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है, तो और वो तो अपनी मिसेज़ को भी प्रताड़ित करते होंगे और फिर भी उनकी मिसेज़ आज ठीक-ठाक है, तो ये तो वास्तव में महान उपलब्धि है इनकी। ख़ैर चलिए दोस्तों, अब जज हैं, अब कौन बोले उनके खिलाफ, और अब तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो अब तो बोलना वैसे भी गुनाह है उनके खिलाफ। ये बात अलग है कि वो चाहे कुछ भी कहते रहें, कुछ भी करते रहें, कैसे ही फैसले देते रहें, इसको पूछने वाला कोई नहीं, उँगली उठाने वाला कोई भी नहीं है। हालाँकि मैं ये भी मानता हूँ कि इन्होंने कुछ ऐसे फैसले जो अच्छे भी दिए, खासकर जैसे जम्मू कश्मीर की धारा 370 है, उसका बहाल रखने का जो इसने एनडीए सरकार ने यानी मोदी सरकार ने धारा 370 खत्म की थी, तो उस बरकरार रखने के लिए, वो दर्जा बरकरार रखने, खत्म होने का दर्जा बरकरार रखने के लिए यही जज थे उस कमेटी के अंदर थे जिन्होंने ये सिफारिश की थी कि धारा 370 हटनी चाहिए और ये वो व्यवस्था है वो बरकरार रहनी चाहिए बगैर धारा 370 के। ये इनका एक अच्छा फैसला था। खैर चलिए दोस्तों, तो आज के लिए तो इतना ही। तो जो अपने सूर्यकांत जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी इतनी महान उपलब्धियाँ हैं कि इनके ऊपर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कुछ लगे, लेकिन कोलेजियम सिस्टम में जो भाई-भतीजावाद और जो दोस्ती वो चलता है, उसके कारण ये हमेशा बचते रहे हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो इन सारे उनको देखते हुए लगता नहीं कि निष्पक्ष रूप से ये काम करते रहेंगे, और जब आज तक इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और एक छोटी अदालत में लगे हैं, तो आज तो देश की सबसे बड़ी अदालत के ये सबसे बड़े जस्टिस बन गए हैं। तो आगे क्या करेंगे इसकी कल्पना की जा सकती है। खैर दोस्तों, क्या होता है, कैसे होता है, ये आने वाला समय बताएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। मेरे वीडियो को हाइप करें, और एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।